जय हिंद दोस्तों, एट लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। चलते हैं आज आपका जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आया है बीपीएससी की तरफ से, खास के लिए हम एनआईएस बारे में आज चर्चा करेंगे। एनआईएस को कंसीडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, TRE-1 पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बड़े दुखद समाचार के साथ हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। लेकिन एट द एंड लास्ट मोमेंट में कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ अवसरों के बारे में बात करेंगे जो एनआईएस वाले या फिर कोई भी अभ्यर्थी हो, बीएड हो या फिर कहीं भी आपने 12th पास किया, 12th या ग्रेजुएशन पास किया किसी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम आए लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। चलिए, जितने भी लोग हैं यहाँ पर देख सकते हैं, आज के डेट में 18 तारीख के डेट में ये सारे नोटिस आपको दिया गया है। खासकर जो 3 नोटिस, आपको 4 नोटिस आपको देखने को मिल रहा है। एक तो क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए आपको दिया गया है 1 to 5 के लिए, उसके बारे में अगला से वीडियो बना देंगे। अब एनआईएस डीएलएड वालों के एक अलग दिया गया है, कंसीडर द SC/ST वेलफेयर का अलग दिया गया है। रिटेन आपका 1 to 5 जो आपका है डेट, आपका कब तक आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, इसके बारे में तो अभी हम चर्चा करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एनआईएस के बारे में। तो ये डाउनलोड होता है, जब तक मैं आपको बता दूंगा। ऑलरेडी आप लोगों ने कहीं न्यूज़ पढ़ा है, लेकिन उसको जो मेरे नज़रिए से आपको क्या इम्पैक्ट पड़ने वाली है, खासकर इस अभ्यर्थी के साथ साथ आने वाले जो है भविष्य में TRE-3 पर या फिर TRE-1 पर ऑलरेडी हो चुका है, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगी। ये देख सकते हैं नोटिस, आपको जग जाहिर है, ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा और सभी लोगों ने समझा होगा। चलिए एक एक चीज़ हम बारीकी से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं एज माय पॉइंट ऑफ व्यू, और आपके आने वाले इम्पैक्ट क्या पड़ने वाली है। आपको पता है TRE-2 में जितने भी लोग हैं, इसका ये आपका नाम है 27, इसमें दिया हुआ है 27, चलिए 27/2000, एक सेकेंड, चलिए 27/2023 के लिए विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 6 से 8 वाले, खास के लिए क्या दिया हुआ, 6 से 8 वालों के लिए, 6 से 8 वालों के लिए, 6 to 8 वालों के लिए अध्यापक पद के लिए नियुक्ति पत्र के आवेदन एनआईएस के माध्यम से डीएलएड आपने किया है, प्रशासनिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया गया है और वो बीएड का प्रमाण पत्र भी धारित करते हैं। वैसे अभ्यर्थी चाहे तो बीएड के यानी प्रशासनिक योग्यता का चयन कर सकते हैं। इसके अभ्यर्थी को जो डेट दिया गया है कल से लेकर के, यानी 19 तारीख से लेकर के 20 तारीख, 2 दिन का डेट मिला है। बहुत कम समय दे रहे हैं इसलिए क्योंकि इनको प्रेशर है जल्दी रिजल्ट निकालने के लिए, और इसकी संभावना है। आपको एक पेपर की कटिंग भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप आप जुड़े होंगे, मैंने वहाँ पर भेज दिया है। इनकी संभावना है कि 25 दिन के अंदर, 20 से 25 दिन के अंदर इनको रिजल्ट देना अनिवार्य है। इस रीजन के कारण ये सारी जल्दीबाजी। ऐसे पिछले बार TRE-1 में कम से कम 7 दिन का टाइम मिलता था, 7 से 8-10 दिन का टाइम मिलता था, और बार टाइम मिलता था। कई बार टाइम आप लोगों को मिल चुका है, देख सकते हैं। ये वेबसाइट है, यूजर ID पासवर्ड से आप जाकर के वहाँ पर अपना चेंज कर सकते हैं। ये सेम चीज़ है बीएड के साथ TRE-1 में भी हुआ था। मैंने आपको वीडियो बना करके आपको समझाया। ये नहीं कहिएगा कि मैं बीएड वाले के साथ हूँ या एनआईएस डीएलएड वालों के साथ, मैं सभी लोगों के साथ हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा, समझा भी होगा, और जो लगातार कई महीनों से कनेक्टेड होंगे तो उनको संभावना, उनको सभी चीज़ें समझ आती होगी। चलिए, इससे ये संभावित होती है कि जितने भी लोग हैं, एनआईएस कई लोग को होता है कि डीएलएड भी किए हैं और बीएड भी कर रखे हैं, एनआईएस से किए हैं, कई लोगों के पास बीएड 2-2 डिग्रियाँ होती है, तो ये अपना चेंज कर सकते हैं। उनकी संख्या चाहे 5% हो या फिर 10% हो, जितने भी संख्या हो, उन सभी लोग के चांसेस बन जाएगी कि बीएड के बेसिस पर 6 to 8 में क्योंकि एलिजिबल क्राइटेरिया रहती है, और उसके बेसिस पर उनका रिजल्ट आ जाएगा। एनआईएस वाले को मैंने स्टार्टिंग से बताया, 3-4 दिन पहले भी वीडियो बना करके इनको फिल्टर आउट करके रख लिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया है, जो आपका आया है, उसी के अनुसार इसको फॉलो किया जाएगा। इन्हें अब इम्पैक्ट पड़ेगा क्या, TRE-1 पर अब चर्चा करते हैं, इसको यहाँ पर अच्छे से हम कर लेते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। TRE-1 पर भी कई जगह ऐसे न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल में चलना शुरू हो गया जो TRE-1 में इस बार सेलेक्टेड हुए हैं, जिसकी संख्या हजारों में, खासकर PRT में 1 to 5 में, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। अब कितनी ही संख्या, एग्जैक्ट डाटा बीपीएससी ने कभी आप लोग को दिया नहीं है, तो आप लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं और कुछ नहीं। इसके बेसिस पर आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि मान लीजिए TRE-1 में 20,000 है, 20 से 25,000 ऐसे मान सकते हैं। इतने कैंडिडेट पर अब सोचिए जिन लोगों का जॉब, अब कोई लोग न्यूज से चेकते हैं, उन्होंने वहाँ रिजाइन दे करके अभी यहाँ ज्वाइन किया। कई लोग ऐसे रेलवे ग्रुप डी और सेंट्रल का, कई BSF, और उन लोगों को जॉब छोड़ करके अब एनआईएस डीएलएड वालों की जॉब चली जाएगी, जिनकी संख्या 2 लाख
के आसपास पूरा बता रहे पूरे इंडिया में। ये पूरे 14 लाख की जो संख्या है टोटल, इसमें 14 लाख की जिनकी जनसंख्या 14 लाख इन सभी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। फैमिली कंडीशन नहीं अच्छी होने के कारण ये लोग डीएलएड किए और सरकार की गलत नीतियों का कारण, एनसीटी के गाइडलाइन की गलत नीतियों के कारण ये लोग भुगत रहे हैं। इनकी गलती नहीं है। अब ये नहीं यहाँ पर झगड़ा करना है आपको, या कई ग्रुप में व्हाट्सएप टेलीग्राम में लोग कई लोग खुशियाँ मनाते हैं, कई लोग दुख मनाते हैं, कई लोग एक दूसरे से झगड़ा करना लगता है। आपको किसी से झगड़ा नहीं करना है। आपके ही फैमिली में अगर आप काउंट करके देखेंगे तो कुछ लोग ऐसे डीएलएड से किए होंगे, कोई बीएड करके बैठे हुए होंगे, कोई सिर्फ डीएलएड 24 महीने का किए होंगे। तो ये चीज़ें चलती, कल के डेट में आपके साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं रखना है। एनीहाउ इन सभी पर इम्पैक्ट पड़ेगा। कई इसमें से 2 लाख जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनको इनकी भी जॉब जा सकती है, ये संभावना है। अभी ये लोग अपने लिए फाइट कर रहे हैं दिल्ली में जाकर के। सभी लोग जो गवर्नमेंट की गलतियां हैं उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं शालीनता से, और वो अपनी बातें एनसीटी अगर वो गजट में पास होती है, गजट में उनको मान्यता दी जाती है, और इसी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था। बीजेपी की जो गवर्नमेंट थी, या पूरे सेंट्रलाइज, पूरे एक स्टेट की बात नहीं, कुछ संख्या की नहीं बात है, 14 लाख लोगों की बात है। और 14 लाख कहीं ना कहीं ये करोड़ों लोगों के फैमिली पर इम्पैक्ट पड़ता है। करोड़ों लोग इससे जुड़े होते हैं। अगर एक लोग से भी अगर जुड़े रहेंगे, 5 लोग या 10 लोग, एक आपको पता होगा संयुक्त ज्वाइंट फैमिली में कितने लोग कनेक्टेड होते हैं, तो करोड़ों लोगों पर इम्पैक्ट पड़ता है। कोई भी सरकार नहीं चाहेगा कि मेरा वोट बैंक या कहीं भी किसी गलत नीति के कारण इनको इम्पैक्ट पड़े। इन्हें पॉलिटिकल ज़्यादा नहीं जाते हैं। अब चलते हैं कुछ संभावना के बारे में, क्या संभावना हो सकती है खासकर एनआईएस डीएलएड वालों के लिए। एनआईएस डीएलएड या फिर जिनका एज ग्रुप अभी भी, कई लोग जो ग्रुप में मेरे साथ भी व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम में जो लगातार मैं कई लोग बच्चों को पढ़ाया हूँ, वो लोग भी जिनका मुझे आइडिया है, जिनका एज 24 से लेकर के 28 तक या फिर इसके एज में भी है, और आपके चाहे गर्ल्स है या फिर गर्ल्स को थोड़ा दिक्कतें होती हैं कि आई नो कि कोई भी नहीं चाहता कि इतना दिन स्टे करे। खासकर यूपी, बिहार और नॉर्थ इंडिया में सारी चीज़ें सिचुएशंस होती है कि जिस तरह से जितना यहाँ पर प्लस एज होते जाता है 28 के आसपास या उससे प्लस जितना ज़्यादा होते जाता है, उनको प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि आप शादी कर लो, फिर अपना घर बसाओ, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, जो होना था हो गया। ऐसा होता है। लेकिन चाहे मेल हो या फीमेल, मैं किसी पर पार्सलिटी नहीं कर रहा हूँ, गर्ल्स हो या बॉयज हो या गर्ल्स, इस सभी लोग के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपके पास चांसेज है, पॉसिबिलिटी है, और आपके पास दिख रहा है कि आप इस एज में हैं 24 से लेकर के 30 या 28 के बीच में, तो आप साइड बाई साइड कहीं से भी 2 साल के लिए बीएड होता है, बीएड कर लीजिए, या फिर 2 साल का ही जिस भी आपका फैमिली कंडीशन अलाउ करता है डीएलएड आप करने की कोशिश कीजिएगा। डिपेंड करता है आप पर, ये सारी चीज़ें डिपेंड कर। मैं आसान नहीं चीज़ है, इसे बताना आसान होता है, सबको समझ होता है, लेकिन ये करना बहुत डिफिकल्ट होगा। एक चीज़ें ऑलरेडी फेल हो चुकी है, और ये आज उसी समय बता दिए होते कि 17 से 19 वाले सेशन को इसके बाद में एनसीटी गाइडलाइंस में, और ये डिग्री वैलिड नहीं होती, तो आज ये 4 से 5 साल 6 साल कर सकते हैं। 17 साल 23 हो गया, लगभग 6 साल 7 साल किसी का बर्बाद नहीं होता। पैसे तो बर्बाद हुए हुए, लेकिन टाइम किसी के औकात नहीं है किसी एक पर्सन की करोड़ों रुपया दे करके पीछे जा करके 6 साल पीछे 2017 में जा सके, किसी की औकात नहीं है। चलिए अब आने एनीहाउ ये कर सकते हैं अगर टीचिंग लाइन में ही जाना है तो, या फिर कई ऐसे गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी बिहार में या बिहार से बाहर सेंट्रल लेवल पर है। अगर आपके पास नॉलेज है, सारी चीज़ें आपने कवर कर रखा है, तो कहीं भी जा कर के आप इससे अच्छे से इज्जत से आप जॉब कर सकते हैं। आप लोगों को ऑलरेडी पता है, नहीं बताने की जरूरत नहीं है। TRE-1 में कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ज्वाइनिंग नियुक्ति पत्र लेने के बाद, ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद नहीं गए हैं, और कई लोग ज्वाइन भी किए हैं, तो वहाँ की सिचुएशंस और जो परिस्थिति देखने के बाद वापस रिजाइन दे करके अपने अपने घर वापस चले गए। वो किसी को बताने की जरूरत नहीं, मैं किसी पर इम्पेक्ट नहीं करना चाहता। चलिए अब क्या करना है, जिन लोगों को अब कोई भी सिचुएशन, जो भी कई ऐसे कंपटीशन अब देने वाले हैं, चाहे बीएड वाले हों या फिर डीएलएड वाले, जिनके पास अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि सीटेट पेपर 2 की बात, सीटेट पेपर 1 या 2 की बात करेंगे। आप लोग को, सभी लोग को पता है और एग्जामिनेशन देखे होंगे क्या कितनी परसेंटेज पासिंग मार्क्स होती है। खासकर सीटेट पेपर 2 के लिए बात करें तो 6 से 7% यहाँ पर पास होते हैं। यहाँ पर इस बार जो पेपर लेवल आया था उसमें कई ऐसे डिफिकल्ट लेवल के कारण ज़्यादा 24% जाता है, यानी 1/4 का आप मान के चल सकते हैं कि इतने पासिंग मार्क्स, यानी 3/4 ऐसे लोग होते हैं, 75% ऐसे होते हैं कि जो कि पास नहीं हो पाते। इन सभी लोगों को कहना चाहूँगा
NCERT SCERT हो या NCERT, अगर आपको सबसे बेस्ट है NCERT को फॉलो कीजिए। और सेम चीज़ें इस यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। जो जिनके पास बीएड है और आप लोग के पास ग्रेजुएशन और पीजी की डिग्री है तो इसके लिए आप जा सकते हैं। पीजी है तो आप इसके लिए जा सकते हैं। स्टेट पेपर 1 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है बिहार की तरफ से, वहाँ अप्लाई कीजिए और इस NCERT को उठा करके 6 से लेकर के 12 तक का आप इसको पी जाइए, घोट जाइए या फिर प्रैक्टिस करिए। इतना मैंने प्रैक्टिस करवाया है TRE 1 में, TRE 2 में आप जाकर प्ले लिस्ट जा करके देखेंगे और तो एक एक चीज़ मैंने टॉपिक कवर किया। और जो लोग ग्रुप में जुड़े होंगे उनको एग्जामिनेशन देकर आने के बाद खुद व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम में खुद 1 दिन 2 दिन के बाद रिप्लाई आना शुरू हो गया, सर आपने जो पढ़ाया था वही आया। मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, आप जाकर वहाँ पर खुद एक बार जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि हाँ मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया। ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में जिस भी माध्यम से मैंने कई सारे माध्यम को टच किया है। एक तो वीडियो माध्यम हुआ, वीडियो माध्यम मैंने कम टच कर पाया क्योंकि टाइम की स्कैर्सिटी के कारण। ऑडियो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा करवाया और PDF नोट्स इसमें बहुत सारे लोगों को हेल्प हुआ, उन्होंने यहाँ से भी फायदा हुआ। जिस भी माध्यम से हो सकता था मैंने करने की कोशिश की। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथ रीजनिंग के लिए ज़्यादा इसमें इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ज़्यादा इसमें है ही नहीं, इसमें वेटेज दिया कि नहीं था, इसलिए इसमें TRE 2 में मैंने पढ़ाया नहीं था, इसको छोड़ दिया था। 10 नंबर या 10% कर सकते हैं, तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं। मैंने TRE 1 के लिए पढ़ाया था। करंट अफेयर्स इस बार आपको ज़्यादा वेटेज देना पड़ेगा। करंट अफेयर्स ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया, लेकिन फिर भी जब भी आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो उससे 1 साल पुराने आप करंट अफेयर्स, तो मैं इस बार ट्राई करूँगा वही इसी फॉर्मेट में डिजिटल बोर्ड पर आकर के डेली की बेसिस पर 10 से या 15 मिनट का डेली करंट अफेयर्स या फिर वीकली करंट अफेयर्स आपको कराता चला जाऊंगा, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपको ज्वाइन करना है, इच्छा है, तो मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, इच्छा है और डेली कंटिन्यू रह पाएंगे तो 8 से 9 या फिर मॉर्निंग इवनिंग किसी भी टाइम में आप जो फ्री होंगे कनेक्ट कर लीजिएगा। इसी नंबर पर आप कनेक्ट करके अपना नाम और बता दीजिएगा। जो सिंसियर होंगे वही कॉल कीजिएगा, अदरवाइज कॉल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप करना है। अपना नाम बता दीजिएगा और किसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैंने सभी लोग के लिए स्टेट पेपर हो या फिर आपके सीटेट के लिए हो या फिर आपके TRE BPSC TRE 1-3 के लिए हो, इन सभी एग्जामिनेशन में कोई भी एग्जामिनेशन, जो भी एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और कहीं से भी हो आप इंडिया से, आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। BPSC TRE 3 के लिए जितने भी ऑल एग्जामिनेशन है, NCERT SCERT आपको जग जाहिर है, इसी के बेसिस पर मैं सारे सब्जेक्ट करने की कोशिश करूंगा। सारे सब्जेक्ट EVS को टच करूंगा, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को टच करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे सारी चीज़ें, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, सारी चीज़ें, और इकोनॉमिक्स के साथ करंट अफेयर्स भी मैंने बताया। इन सभी चीज़ों को मैं नस्त नाबूद करेंगे, एक एक चीज़ को हम जानने की वहाँ कोशिश करेंगे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैंने अफसर के साथ एक दुखी भरी जो भी न्यूज है DLED वालों के साथ मैंने बताने की कोशिश किया। उनके पास अपॉर्चुनिटी का, आप जो लोग बोलेंगे सर मेरा एज 35 हो गया, 40 हो गया या 45 हो गया, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ आपके पास ऑलरेडी आपने बैकअप में प्लान कर रखे होंगे, जो भी आप करते होंगे, या फिर आपको सजेशन लेना होगा इस एज में क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको बातें करने का इच्छा है तो उसी नंबर पर, जिस नंबर पर मैंने दिया, आप मैसेज कीजिएगा और बोलिएगा सर मुझे बात करना है, मैं आपको कॉल बैक यहाँ से मैं खुद कर दूंगा, ठीक है। कॉल करने की कोशिश मत कीजिएगा कोई भी लोग। अगर कॉल करते हैं तो मैक्सिमम ज़्यादा कई लोग परेशान करना शुरू कर देते हैं। रात के 2 बजे 3 बजे जब भी आपको वीडियो मिलता है, जब भी उस में कॉल कर देते हैं, तो दैट विल बी नॉट पॉसिबल टू कि मैं एंटरटेन मैं आपको 24/7 कर पाऊंगा। और किसी की संभव नहीं है कि 24 घंटा 7 दिन वो जगा रहेगा और आप ही के लिए ये सब कर रहा है, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप कि सभी लोग को एक दूसरे को, चाहे दो जो IPNS DLED से हो या BED से हो, एक दूसरे को बातों के संवेदना को समझना चाहिए। जो दर्द BED वाला PIRT के लिए लास्ट टाइम झेला था, आज NIS वाला, कल के डेट में हो सकता है आपके साथ ये घटना घटी या किसी के साथ भी घट सकती है। सरकार किसी का नहीं है, सरकार आप लोग बनाते हैं, लेकिन आप ध्यान से सुनिए और सरकार पर दबाव बना कर रखिए। और आपके लिए अगर वो कार्य नहीं करता है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन से। या सर आप कहते हैं जनता मालिक होती है, और किस हद तक आप अपने आप को सिद्ध करते हैं कि मैं मालिक लायक हूँ या नहीं, वो आपकी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आप सभी लोग 18+ है, एडल्ट है, और आपके सरकार चुनने का अधिकार है, तो आपके खुद की ज़िंदगी बनाने का भी अधिकार है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के पास होनी चाहिए। लास्ट में एट द एंड यही कोटेशन के साथ खत्म करना, खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुद खुदा पूछे बंदे से, बोल तेरी रजा क्या है। तो अभी आपके पास यही अपॉर्चुनिटी है, चाहे NIS वाले हो या DLED वाले हो, किसी से कहीं से भी हो, या फिर 12th पास हो, ग्रेजुएशन पास हो, कोई भी कंपटीशन के लिए
NCERT SCERT बेसिक चीज़ें होती है, उसको पढ़ के जाइए, या ऑफिशियल लेवल के लिए आप पढ़ना चाहते हैं BPSC 17th फेज के लिए, उसके लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं, या IS के लिए, SST उसके लिए भी आप कनेक्ट करते हैं, या SSC के लिए, या रेलवे का वैकेंसी के लिए को डिमांड कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी या LP का वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो उन सभी जगह ये कार्यरत होगा, कोई भी इसको नकारेगा नहीं, कोई भी आके भी बोल करके बंद करके भी बोलेगा कि आपके पास NCERT का 6 से लेकर के 12 तक किसी भी सब्जेक्ट का मास्टरी है, या फिर टिप ऑफ द टंग कर सकते हैं, उसको बार बार आपने रिवाइज कर लिया है और उसको अच्छे से पढ़ा है। जितना भी मेरे पास टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूँगा SCERT NCERT सारे सब्जेक्ट से, साइंस के जितने भी हो, साइंस के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, और साथ ही साथ EVS के साथ इन्वायरमेंट साइंस हो गया, SST में जितने भी सब्जेक्ट जितने भी हो गए, जैसे सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री अगर उठाते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री उल्टा करना है, जरूरी नहीं एक बचपना करना है, और NCERT में टाइम देना है। हिस्ट्री सबसे ज़्यादा BPSC में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, BPSC ऑफिसर लेवल के भी जाएंगे तो सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री, और मैंने इसी बेसिस पर भी करवाया। कई लोगों को आइडिया नहीं होता है, आकर के NCERT पढ़ने में बहुत दिन टाइम ले देते हैं, मैं घंटों की बात नहीं कर रहा, बहुत दिनों तक, कई लोग महीनों तक NCERT और मीडिया लेवल या फिर आधुनिक भारतीय, ये सारी चीज़ें पढ़ने में टाइम बर्बाद कर देते हैं, वहाँ से क्वेश्चन 2 से 4 आती है। चलिए नेक्स्ट ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें टच करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी से इस बार क्वेश्चन देखने को मिला है, उसके भी देख सकते हैं। पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें नस्तनाबूद किया जाएगा, एक एक चीज़ें मैक्सिमम कोशिश किया जाएगा। जितने लोग को ग्रुप में ज्वाइन करना है कर सकते हैं, और जिनको नहीं करना है आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलता जाएगा, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।